एपिसोड 14। रात की ठंडी हवा खिड़की से अंदर बह रही थी। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद अधूरा सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसका आधा हिस्सा छिपा दिया हो। वही अधूरापन इस वक्त आयुष और अवनी के बीच की दूरी में भी झलक रहा था। पिछली रात जो हुआ था उसने दोनों के दिलों में सवालों और डर की ऐसी गांठें बांध दी थीं जिन्हें खोलना आसान नहीं था। आयुष अब भी उस हादसे के झटके से बाहर नहीं आया था। मास्क पहने हमलावर का हमला, अवनी की चीखें और फिर उसके हाथ में वो अजीब सा पेंडेंट जो उसने फर्श से उठाया था। वो पेंडेंट जैसे किसी रहस्य की चाबी था। उस पर बने चिन्ह अजीब थे, किसी गुप्त संगठन या पुराने परिवार की निशानी जैसे। सुबह का समय था। हवेली के लंबे गलियारे अब भी रात के खामोशी को थामे हुए थे। नौकर चाकर धीमी आवाज में काम कर रहे थे, लेकिन हवा में बेचैनी साफ झलक रही थी। आयुष अपनी स्टडी रूम में बैठा था। टेबल पर फैली फाइलें और नक्शे उसके आसपास बिखरे पड़े थे, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस पेंडेंट पर जाकर ठहर जातीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आयुष, अवनी थी। उसकी आवाज में झिझक भी थी और चिंता भी। आओ, आयुष ने धीरे से कहा। अवनी कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। साफ था कि उसने पिछली रात नींद नहीं ली थी। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। आयुष ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आंखों से झांककर उसका दिल पढ़ लेना चाहता हो। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम? मैं संभल रही हूं। अवनी ने हल्की मुस्कान की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं सकी। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर आयुष ने टेबल पर रखे पेंडेंट की ओर इशारा किया। इसने तुमने देखा है? अवनी ने पेंडेंट को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी। ये वही है जो उस हमलावर के गले में था? हाँ। आयुष ने गहरी सांस ली। इस पर बने चिन्ह, मुझे लग रहा है ये किसी पुराने सिंडिकेट का निशान है। मेरे पिता ने भी कभी इसका जिक्र किया था। आयुष की आंखें अचानक कहीं और खो गईं। पिता कहा करते थे कि हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक संगठन है। एक ऐसा समूह जो पीढ़ियों से हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। शायद ये वही है। अवनी की सांसें तेज हो गईं। तो इसका मतलब ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं। आयुष की आवाज़ ठंडी और दृढ़ थी। और अब उन्होंने तुम्हें भी निशाना बनाया है। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं रही। अवनी की आंखों में डर था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सी ताकत भी जाग रही थी। तो हम लड़ेंगे, साथ में। आयुष ने उसकी ओर देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि अवनी अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं रही जो बस कहानी खोज रही थी। अब वो उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, उसके खून, उसके दुश्मनों और उसके अतीत का हिस्सा। इसी बीच आयुष का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन लिखा था। आयुष ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक भारी और खुरदुरी आवाज गूंजी। आयुष राठौड़, तुमने हमारी चेतावनी अनसुनी कर दी। अब तुम्हारे लिए कोई बचाव नहीं। आयुष ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम कौन हो? तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा अंत। आवाज गूंजी और कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अवनी ने घबराकर उसकी ओर देखा। किसका कॉल था? आयुष ने धीरे से कहा। वही लोग जो हमें खत्म करना चाहते हैं। उस रात जब हवेली के सारे लोग सो गए, आयुष और अवनी स्टडी रूम से बाहर निकले। आयुष ने उसे हवेली का वो हिस्सा दिखाया जहां कोई सामान्य तौर पर नहीं जाता था। पुराना तहखाना। सीढ़ियों से उतरते वक्त दीवारों पर लगी मशालों की लौ झिलमिल कर रही थी। नीचे पहुंचकर अवनी ने देखा तहखाने की दीवारों पर पुराने नक्शे, हथियार और दस्तावेज टंगे थे, जैसे ये तहखाना किसी युद्ध की तैयारी का अड्डा हो। आयुष ने एक पुरानी तिजोरी खोली और अंदर से कुछ फाइलें निकालीं। ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें शायद उन लोगों के बारे में सुराग हों। अवनी ने फाइल खोली। पन्नों पर अजीब चिन्ह, नाम और तिथियां लिखी थीं। कुछ नामों पर लाल स्याही से क्रॉस किया हुआ था। ये लोग कौन हैं? अवनी ने पूछा। ये उसी संगठन के सदस्य हैं। पिता ने उनकी पहचान करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी पूरी तरह सफल नहीं हुए। अवनी ने एक नाम पर उंगली रखी। राघव मल्होत्रा। ये नाम मैंने पहले सुना है। ये तो बिजनेस वर्ल्ड का बड़ा नाम है। आयुष की आंखों में गुस्सा आ गया। हाँ, वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है। वो उस संगठन का हिस्सा है और शायद वही इस हमले का मास्टरमाइंड।
अवनी ने डायरी बंद की और दृढ़ स्वर में कहा, आयुष, अब ये खेल और खतरनाक हो चुका है, लेकिन अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें सबूत चाहिए। दुनिया को बताना होगा कि ये लोग असल में क्या हैं। आयुष ने उसकी ओर देखा। तुम्हें अंदाजा है ये कितनी खतरनाक बात है? हाँ, लेकिन अब मैं डरकर पीछे नहीं हट सकती। मैंने तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा है जो सालों से तुम्हें खाए जा रहा है। अब इसे खत्म ही करना होगा। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि आयुष के भीतर की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। उसने अवनी का हाथ थाम लिया। तो ठीक है, ये जंग अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये हमारी है। लेकिन दूर कहीं उसी रात किसी और जगह पर कुछ लोग इकट्ठे थे। एक लंबी टेबल, काले कपड़ों में बैठे लोग और उनके बीच बैठा वो शख्स, राघव मल्होत्रा। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था। उसने हाथ में वही चिन्ह वाला पेंडेंट पकड़ा हुआ था। आयुष राठौड़ अब हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, और वो लड़की अवनी, वो भी। टेबल पर बैठे बाकी लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। अब वक्त आ गया है कि खेल को अगले स्तर पर ले जाया जाए। उसकी आवाज में वो ठंडापन था जिससे साफ था कि आने वाला तूफान अब और भी घातक होने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। लेकिन हवेली के भीतर आयुष और अवनी दोनों के दिलों में एक ही ख्याल घूम रहा था, संगठन को बेनकाब करना। आयुष के पिता की पुरानी डायरी अब उनके हाथों में थी, और उसमें लिखे नाम, चिन्ह और तारीखें किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा नाम था राघव मल्होत्रा। सुबह होते ही दोनों ने स्टडी रूम में बैठकर योजना बनाई। टेबल पर नक्शे फैले थे, डायरी खुली पड़ी थी और उनके बीच एक चाय का कप रखा था जिसकी भाप धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। राघव मल्होत्रा किसी भी कीमत पर खुद को उजागर नहीं होने देगा, आयुष ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा। लेकिन अगर डायरी में लिखी बातें सही हैं तो उसकी असली पहचान उसके गुप्त ठिकानों में छिपी होगी। अवनी ने डायरी का एक पन्ना पलटा। यहाँ लिखा है क्लब इन्फर्नो। मैंने ये नाम सुना है। शहर के बाहरी इलाके में एक एक्सक्लूसिव नाइट क्लब है जहाँ सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जाते हैं। शायद वहीं कोई सबूत हो। आयुष ने उसकी ओर देखा। तुम्हें अंदाजा है वहां जाना कितना खतरनाक होगा? अवनी मुस्कुराई। खतरा तो पहले दिन से ही है आयुष, लेकिन अब पीछे हटना विकल्प नहीं है। आयुष के चेहरे पर अनजाने गर्व की झलक थी। ठीक है, तो आज रात हम वहीं जाएंगे। शाम होते ही दोनों ने अपने अपनी भेष बदले। आयुष ने काला सूट पहना और चेहरे पर मास्क लगाया जैसे किसी बिजनेस पार्टी में शामिल होने जा रहा हो। अवनी ने सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी और अपने बाल खुले छोड़ दिए। वो एक पत्रकार कम और एक हाई प्रोफाइल गेस्ट ज्यादा लग रही थी। क्लब इन्फर्नो शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में बना था। बाहर से देखने पर यह बस एक लग्जरी क्लब लगता था, लेकिन असली खेल उसके अंदर था। गेट पर कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन आयुष का नाम और पहचान इतनी मजबूत थी कि गार्ड्स ने बिना सवाल किए उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर कदम रखते ही रोशनी और शोर की दुनिया खुल गई। चारों तरफ संगीत की गूंज, शराब की खुशबू और अमीर लोगों की हंसी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा राज छिपा था। अवनी ने धीरे से आयुष के कान में कहा, हमें सीधे टारगेट पर जाना होगा, ज्यादा देर यहां रहना रिस्क होगा। आयुष ने सिर हिलाया। डायरी के मुताबिक क्लब के बेसमेंट में एक गुप्त कक्ष है, वहीं से हमें सबूत मिल सकते हैं। दोनों भीड़ में घुलते मिलते हुए बेसमेंट की ओर बढ़े। सीढ़ियों तक पहुंचते ही एक गार्ड ने रास्ता रोका। सॉरी सर, ये एरिया सिर्फ स्पेशल मेंबर्स के लिए है। आयुष ने हल्की मुस्कान दी और जेब से एक कार्ड निकाला। गार्ड ने कार्ड देखा और तुरंत रास्ता दे दिया। अवनी ने फुसफुसाकर पूछा, ये कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया? आयुष ने आंखों में शरारत के साथ कहा, कुछ चीजें परिवार से विरासत में मिलती हैं। बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते हुए माहौल और भी डरावना हो गया। नीचे अंधेरा था, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और कमरे से धुंधली रोशनी झलक रही थी। दरवाज़ा खोलते ही दोनों हैरान रह गए। कमरे के अंदर कई फाइलें, कंप्यूटर स्क्रीन और नक्शे फैले थे। बीच में एक बड़ी टेबल थी जिस पर दुनिया भर के बिजनेस और राजनीतिक लीडर्स की तस्वीरें लगी थीं। उनमें से कई के ऊपर लाल निशान थे। अवनी ने तुरंत अपना छोटा कैमरा निकाला और सबूत इकट्ठा करने लगी।
ये सब देखकर तो साफ है कि ये संगठन सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल नेटवर्क्स में भी फैला हुआ है। आयुष ने एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था ऑपरेशन राठौड़। उसने फाइल खोली। उसमें उसके परिवार की तस्वीरें, जानकारी और पुराने रिकॉर्ड्स थे। यहाँ तक कि उसकी और अवनी की हाल की तस्वीरें भी थी। अवनी ने हैरान होकर कहा, ये लोग हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। पीछे से कदमों की आवाज आई। कमरे में 4 नकाबपोश गार्ड्स घुस आए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। लगता है हमारे मेहमान गलत जगह आ पहुंचे हैं, उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा। अवनी ने आयुष की ओर देखा। अब? आयुष ने मुस्कुराकर कहा, अब खेल शुरू। वो गार्ड्स की ओर झपटा। एक को मुक्का मारकर नीचे गिराया, दूसरे का हथियार छीन लिया। कमरे में धक्का मुक्की और गोली की आवाज गूंज उठी। अवनी भी पीछे नहीं हटी। उसने पास रखा एक धातु का पाइप उठाकर एक नकाबपोश पर वार किया। कुछ ही मिनटों में दोनों ने गार्ड्स को काबू कर लिया, लेकिन गोलीबारी की आवाज से ऊपर के लोग सतर्क हो गए थे। हमें तुरंत निकलना होगा, अवनी ने हाफते हुए कहा। आयुष ने फाइलें और एक हार्ड ड्राइव उठाई। ये सबूत काफी होंगे। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर दौड़े, लेकिन क्लब अब अलार्म से गूंज रहा था। हर तरफ गार्ड्स फैल चुके थे। आयुष और अवनी भीड़ में घुलते मिलते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक परिचित चेहरा उनके सामने आया, राघव मल्होत्रा। वो काले सूट में ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा था। वाह आयुष, मुझे पता था तुम यहां तक पहुंचोगे, लेकिन इतनी आसानी से निकल नहीं पाओगे। अवनी ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम्हारी असलियत अब दुनिया के सामने आएगी। राघव हंसा। दुनिया? तुम सच में सोचते हो कोई तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? मैं राघव मल्होत्रा हूं। लोग मेरी पूजा करते हैं। आयुष आगे बढ़ा। हर मुखौटा एक दिन टूटता है राघव, तुम्हारा भी टूटेगा। राघव ने इशारा किया और गार्ड्स ने दोनों को घेर लिया, लेकिन उसी वक्त आयुष ने स्मोक बॉम्ब फेंका जो उसने पहले से जेब में रखा था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। अफरा तफरी में दोनों किसी तरह पीछे के दरवाजे से निकल गए। बाहर रात का अंधेरा था। दोनों तेजी से गाड़ी की ओर भागे। पीछे से गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। आयुष ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। हमने जो सबूत लिए हैं, यही हमारी जीत की शुरुआत होंगे। अवनी ने हार्ड ड्राइव को कसकर पकड़ा। हाँ, लेकिन अब राघव और भी खतरनाक हो जाएगा। वो हमें खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। आयुष ने उसकी ओर देखा। तो उसे कोशिश करने दो। अब हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। उधर क्लब इन्फर्नो के अंदर राघव खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से की एक ठंडी परत थी। आयुष राठौड़, उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी सहनशीलता की आखिरी हद पार कर दी। अब ये खेल खत्म होगा, और इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारी उस लड़की को भी मिटा दूंगा। उसकी आंखों में एक ऐसा अंधेरा था जो तूफान का संकेत दे रहा था। रात की ठंडी हवा तेजी से गाड़ी की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आयुष गाड़ी को पूरे वेग से चला रहा था, जबकि अवनी बगल में बैठी हार्ड ड्राइव को कसकर पकड़ रही थी। उनके चेहरे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जिद थी। आयुष, हमें इन सबूतों को जल्द से जल्द सुरक्षित करना होगा, अवनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आयुष ने सड़क पर नजरें जमाए रखीं। हाँ, लेकिन सवाल है कहाँ? पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मीडिया तक सीधे पहुंचाना भी आसान नहीं होगा। राघव की पकड़ हर जगह है। गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ती रही। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। करीब आधे घंटे बाद आयुष ने गाड़ी एक पुराने गेस्ट हाउस के सामने रोकी। जगह सुनसान थी और बाहर लगे बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। यहाँ क्यों? अवनी ने पूछा। ये जगह पापा के एक पुराने दोस्त की थी। अब यहाँ कोई नहीं आता। कुछ देर यहाँ रहकर हम अपनी अगली चाल तय कर सकते हैं। दोनों अंदर दाखिल हुए। गेस्ट हाउस पुराना और वीरान लग रहा था, लेकिन कम से कम सुरक्षित था। कमरे में धूल भरी कुर्सियां और एक टूटी हुई मेज पड़ी थी। आयुष ने लैपटॉप निकाला और हार्ड ड्राइव को कनेक्ट किया। स्क्रीन पर ढेरों फाइलें खुल गई। नाम, अकाउंट डिटेल्स, गुप्त मीटिंग्स की वीडियो क्लिप्स और दुनिया भर के ताकतवर लोगों से जुड़े सबूत। अवनी ने हैरानी से कहा, ये तो सोने की खान है। अगर ये पब्लिक हो गया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आयुष ने सिर हिलाया। लेकिन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमें सही मंच चाहिए, और वो मंच है मीडिया। सवाल सिर्फ इतना है कि किस पर भरोसा किया जाए। अवनी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे एक शख्स याद आ रहा है, रंजीत वर्मा।
वो जनसत्ता टाइम्स का वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उसके साथ पहले काम किया है, वो सिस्टम से नहीं डरता। आयुष ने उसकी ओर देखा। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि वो खरीदा नहीं जाएगा? अवनी ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, अगर कोई सच में राघव और उसके संगठन को चुनौती दे सकता है तो वो रंजीत है। आयुष ने राहत की सांस ली। ठीक है, तो अगला कदम रंजीत से संपर्क करना है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे की योजना बनाते, गेस्ट हाउस के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। आयुष तुरंत खिड़की की ओर दौड़ा। बाहर काले कपड़ों में कई लोग उतर रहे थे, उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। उन्होंने हमें ट्रैक कर लिया, आयुष ने दांत भींचते हुए कहा। अब क्या? अवनी ने घबराते हुए पूछा। आयुष ने लैपटॉप बंद किया और हार्ड ड्राइव को अपनी जैकेट में छिपा लिया। अब बचकर निकलना होगा। लड़ाई बाद में भी लड़ी जा सकती है, लेकिन अभी हमें जिंदा रहना है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकलने लगे। बाहर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन नकाबपोश लोग पहले ही गेस्ट हाउस को घेर चुके थे। आयुष ने अवनी का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की ओर भागने लगे। चारों तरफ गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए उनके कदमों की आवाज सूखी पत्तियों पर गूंज रही थी। अवनी हाफते हुए बोली, आयुष, वो लोग बहुत करीब आ गए हैं। आयुष ने उसका हाथ और कस लिया। बस थोड़ी दूर और। मैंने बचपन में ये जंगल कई बार पार किया है, यहाँ से निकलने का एक गुप्त रास्ता है। जंगल में अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था, लेकिन दोनों अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। पीछे से गार्ड्स की टॉर्च की रोशनी और आवाजें पास आती जा रही थीं। काफी देर भागने के बाद उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। ये मंदिर पुराना और खंडर जैसा था, लेकिन अंदर पत्थरों के बीच एक गुप्त सुरंग का रास्ता छिपा था। आयुष ने अवनी को अंदर धकेला और खुद भी उसके पीछे चला गया। ये रास्ता सीधा शहर के दूसरी ओर निकलता है। बचपन में पापा मुझे यहाँ लाया करते थी। अवनी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पापा सच में सब कुछ पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें इन जगहों से परिचित कराया? आयुष ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, और अब वही सब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों उस संकरी सुरंग से रेंगते हुए आगे बढ़े। पीछे गार्ड्स मंदिर तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें सुरंग का पता नहीं चला। करीब आधे घंटे बाद दोनों सुरंग से निकलकर शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए, थके हुए, धूल से भरे, लेकिन जिंदा। अवनी ने सांस संभालते हुए कहा, अब हमें रंजीत से मिलना होगा, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। आयुष ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि राघव अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। शायद वो खुद हमारे सामने आए। अगले दिन दोनों ने एक गुप्त जगह पर रंजीत से मुलाकात तय की। रंजीत 50 साल का अनुभवी पत्रकार था। उसके चेहरे पर समय की लकीरें थी, लेकिन आंखों में अब भी सच की चमक। अवनी, मुझे अंदाजा था तुम किसी बड़े गेम में हो, लेकिन ये इतना गहरा होगा ये नहीं सोचा था। रंजीत ने हार्ड ड्राइव की ओर देखते हुए कहा। आयुष ने सीधे सवाल किया, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रंजीत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन समझ लो कि अगर ये सबूत पब्लिक हुए तो पूरा देश हिल जाएगा। राघव जैसे लोग सिर्फ पैसे से नहीं, खून से खेलते हैं। अवनी ने दृढ़ स्वर में कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। रंजीत ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं इस हार्ड ड्राइव को सुरक्षित जगह पर रखूंगा और कल रात को इसे पब्लिश कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम दोनों को छिपे रहना होगा। लेकिन दूसरी ओर राघव पहले से ही अपनी अगली चाल चल चुका था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत और लोगों की वफादारी। उसने मीडिया चैनल्स में खबर फैलानी शुरू कर दी कि आयुष और अवनी देशद्रोही हैं जो विदेशी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें, नकली डॉक्यूमेंट्स और फर्जी बयान हर जगह फैला दिए गए। अब लोग उन्हें ही गुनहगार मानेंगे। राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब असली सच सामने आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रंजीत ने खबर सुनी और तुरंत आयुष और अवनी को फोन किया। तुम्हें समझ नहीं है राघव कितना चालाक है। उसने पूरे मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया है। अब सिर्फ हमारे पास एक आखिरी रास्ता है, ये सबूत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डालना, वरना देश के भीतर इसे कोई मानने वाला नहीं है। आयुष ने फोन कर जवाब दिया, ठीक है, तो हमें तैयारी करनी होगी, लेकिन रंजीत जी, हमें भरोसा है कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। रंजीत ने धीमे स्वर में कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, सच के खिलाफ कोई जीत नहीं सकता। उधर रात को जब आयुष और अवनी रंजीत से मिलने फिर से निकले, उन्हें सड़क पर महसूस हुआ कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। आयुष ने गाड़ी तेज की, लेकिन पीछा करने वाली गाड़ी और करीब आ गई। अचानक उस गाड़ी की खिड़की से गोलियां चलनी शुरू हो गई। अवनी चीखी, आयुष, बचकर। आयुष ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और साइड रोड पर ले गया, लेकिन तभी सामने एक और गाड़ी आ गई जिसने उनका रास्ता रोक दिया। चारों तरफ से गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक उठीं। नकाबपोश गार्ड्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। अवनी ने आयुष की ओर देखा। अब क्या? आयुष ने गहरी सांस ली और जेब से पिस्तौल निकाली। अब
आखिरी दांव। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात्रि का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हवेली की दीवारें, जिन पर पीली रोशनी की परछाइयां कांप रही थीं, किसी रहस्य को समेटे खामोश खड़ी थीं। माया अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसकी निगाहें सामने फैले बागीचे पर थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसके भीतर का तूफान उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में लगातार घूम रही थीं। देव ने उसे जितनी बार पास खींचा था, जितनी बार उसकी आंखों में झलकती तीव्रता ने उसे थाम लिया था, वो सब पल उसके दिल पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो उस छाप को स्वीकार करेगी या फिर उससे भाग जाएगी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। कानों में अब भी देव की गहरी आवाज़ गूंज रही थी। माया, तुम जितना चाहो मुझे नकार लो, पर यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो हमें बांध चुका है। माया ने अपने होंठ काटते हुए धीरे से खुद से फुसफुसाया, पर क्या ये बंधन मेरे लिए सुरक्षित है, या ये एक ऐसा जाल है जिसमें मैं खुद को खो दूंगी। अचानक पीछे से दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। माया, देव की आवाज़ आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो पल भर के लिए ठिठक गई। क्या उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए? मगर उसके हाथ जैसे खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उसने धीरे से हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोला। देव सामने खड़ा था, गहरे नीले रंग की शर्ट में, जिसके ऊपर हल्की ठंडी हवा ने उसके बालों को अस्त व्यस्त कर दिया था। उसकी आंखें वही गहरी, रहस्यमयी और फिर भी खतरनाक रूप से आकर्षक। तुम अब तक जाग रही हो? देव ने धीमे स्वर में पूछा। माया ने खुद को संभालते हुए कहा, नींद नहीं आ रही थी। देव कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी निगाहें माया के चेहरे पर ठहर गईं। तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है ना? माया ने पलटकर कहा, अगर आप मेरे मन की बातें इतनी आसानी से पढ़ सकते हैं तो फिर सवाल क्यों पूछते हैं? देव के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई, लेकिन उसकी आंखों में वही गंभीरता थी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुद कहो। सच को दबाने से वो गायब नहीं होता माया, वो और जोर से सामने आता है। माया ने गहरी सांस ली और बालकनी की तरफ कदम बढ़ाया। देव भी उसके साथ खड़ा हो गया। चांदनी उन दोनों पर बिखरी हुई थी। कुछ देर तक बस हवा के सरसराने और दिल की धड़कनों की आवाज़ थी। फिर माया ने कहा, आपसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, लेकिन आपके हर कदम में एक रहस्य है देव। आप मुझे जितना अपने पास खींचते हैं, उतना ही डराते भी हैं। कभी लगता है आप मुझे अपने सारे दर्द, सारे अंधेरों से बचा लेंगे, और कभी लगता है कि आप ही वो अंधेरा हैं जिसमें मैं खो जाऊंगी। देव ने धीरे से उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक नर्म चमक आई। तुम सही कहती हो, मैं अंधेरा हूं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए यही अंधेरा एक पनाह बन सकता है। माया का गला सूख गया। लेकिन लेकिन अगर ये पनाह मुझे कैद कर दे तो? देव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने माया का हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया। माया, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरी दुनिया तुम्हें कैद कर रही है तो तुम मुझे छोड़कर चली जाना, मैं रोकूंगा नहीं। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। आप सचमुच ये कह सकते हैं? देव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अगर मैं सचमुच तुम्हें चाहता हूं तो मुझे तुम्हें अपनी मर्जी से चुनने देना होगा। जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं बनता। माया के दिल में कुछ पिघलने लगा, लेकिन उसी पल उसके जहन में वो तस्वीरें चमकीं। हवेली के तहखाने की, वो रहस्यमयी कागजात, वो फाइलें जिनमें देव के अतीत के काले सच छिपे थे। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और देव से दूरी बना ली। लेकिन देव, क्या आप सच में मुझे सब कुछ बताएंगे, या फिर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, रहस्यों में मुझे उलझा कर रखेंगे? देव की आंखें गहरी हो गईं। माया, कुछ सच ऐसे हैं जो वक्त से पहले सामने आ जाएं तो सब कुछ बिखर सकता है। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, और अगर मैं सच जानने से पहले ही बिखर गई तो? दोनों की आंखें भिड़ी। हवा में बेचैनी और भी घनी हो गई। अचानक हवेली के बाहर से कोई हलचल की आवाज़ आई। दोनों एक साथ चौंककर हवेली के बालकनी से झांकने लगे। बगीचे के सिरे पर कुछ परछाइयां हिलती डुलती दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवेली की दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। देव तुरंत चौकन्ना हो गया। यहाँ कोई अनजान घुस आया है। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। उसने तुरंत माया को कमरे के भीतर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद रखो, बाहर मत निकलना, माया ने घबरा कर कहा। देव, लेकिन। देव ने उसकी ओर देखकर गहरी आवाज़ में कहा, मैंने कहा था बाहर मत आना, और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। माया का दिल धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस हवेली के चारों तरफ कौन सी दुश्मनी मंडरा रही है। उसके भीतर बेचैनी और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने खिड़की से झांका। देव अपने गार्ड्स के साथ बगीचे की ओर बढ़ रहा था। परछाइयां अब साफ दिखाई देने लगी थीं।
3 नकाबपोश आदमी, हथियारों से लैस। माया ने हैरानी से खुद से कहा, ये लोग कौन हैं और देव के पीछे क्यों पड़े हैं? अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। माया का दिल सीने में धड़कना भूल गया। देव ने अपनी जगह संभाली। गार्ड्स तुरंत मोर्चा संभाल चुके थे। मुठभेड़ शुरू हो गई थी। माया खिड़की के पीछे से सब देख रही थी। उसका दिल बार बार देव के लिए घबराने लगा, लेकिन उसी दौरान उसने कुछ और नोटिस किया। उन नकाबपोश आदमियों में से एक के हाथ में एक फाइल थी। फाइल वही जैसी उसने तहखाने में देखी थी। उसका दिल दहशत से भर गया। क्या ये लोग देव का राज चुराने आए हैं? मुठभेड़ लंबी खिंचती गई। आखिरकार गार्ड्स ने 2 नकाबपोशों को काबू में कर लिया, लेकिन तीसरा, वो फाइल वाला, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। देव ने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो हवेली की दीवार फांदकर गायब हो चुका था। देव ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। किसी ने हमारी सुरक्षा तोड़ी है और उसे अंदर से मदद मिली है। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। माया ने दरवाजा खोलकर धीरे से बाहर कदम रखा। देव ने उसे देखते ही सख्ती से कहा, मैंने कहा था बाहर मत आना। माया ने कामती आवाज में कहा, देव वो लोग कौन थे? देव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बस इतना कहा, हमारे दुश्मन, और अब वो और खतरनाक हो गए हैं। माया ने साहस बटोरते हुए उसकी आंखों में झांका। अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी कि किससे लड़ना है। देव, आप मुझे अंधेरे में क्यों रखना चाहते हैं? देव की आंखें एक पल को कांपी। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, क्योंकि सच जानने के बाद तुम्हारा मेरे साथ रहना मुमकिन हो जाएगा। माया वहीं ठिठक गई। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी थी कि देव का राज उससे और ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा, और शायद यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। रात गहराती चली गई थी, मगर हवेली में बेचैनी और हलचल अब भी थमी नहीं थी। गार्ड्स चारों तरफ फैल चुके थे। हर कोने में चौकसी बढ़ा दी गई थी। लेकिन माया का दिल अब भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसका दिमाग उन नकाबपोश लोगों की छवि पर अटका हुआ था, खासकर वो शख्स जिसके हाथ में फाइल थी। उस फाइल की झलक ने उसकी रूह तक हिला दी थी। क्या उसमें वही राज है जिसे देव अब तक मुझसे छिपाते आए हैं? माया के सवालों का बोझ बढ़ता जा रहा था, और दूसरी ओर देव की चुप्पी अब उसे और भी असहनीय लग रही थी। देव अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता और गुस्से की परतें साफ दिख रही थी। मगर जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा, माया पहले से उसके कमरे में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। देव ठिठक गया। माया? उसकी आवाज़ में हैरानी और थकान दोनों थी। माया ने उसकी ओर सीधी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। देव, अब बहुत हो गया। आप कब तक मुझसे सब छुपाते रहेंगे? देव चुप रहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। माया ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज रात मैंने सब अपनी आंखों से देखा। वो नकाबपोश लोग, वो फाइल, और आपकी बेचैनी। आप बार बार मुझे कहते हैं कि मैं आपके करीब रहूं, लेकिन सच से दूर। ये कैसा रिश्ता है? मैं आपके साथ खड़ी रहना चाहती हूं, पर इसके लिए मुझे सब जानना होगा। देव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जैसे भीतर का दर्द और गुस्सा अब उसे तोड़ रहा हो। माया, उसकी आवाज़ भारी और धीमी थी, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। माया ने पलटकर कहा, मैं जानती हूं देव, मैं सच मांग रही हूं, और अगर आप मुझे सच नहीं देंगे तो ये रिश्ता अधूरा रहेगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कुछ पल तक दोनों की निगाह भिड़ी रहीं। देव की आंखों में तूफान था और माया की आंखों में हिम्मत। आखिरकार देव ने अपनी नजरें झुका लीं। वो खिड़की की ओर चला गया और अंधेरे में ताकने लगा। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं सब बता दूंगा, लेकिन याद रखना, इस सच के बाद तुम्हारा मेरे साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। माया ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। देव ने कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले इस शहर के सबसे बड़े कारोबारी परिवारों में से था रायचंद परिवार। वो परिवार ताकत, दौलत और सत्ता में सबसे ऊपर था, लेकिन उसी ताकत के कारण उसने कई दुश्मन भी बना लिए थे। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। मैं उस परिवार का वारिस था, मगर जो चीज़ बाहर की दुनिया कभी नहीं जान सकी, वो ये कि मेरे अपने ही परिवार ने मुझे धोखा दिया। माया चौंक गई। धोखा? आपका अपना परिवार? देव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी, और उस साजिश के पीछे थे मेरे अपने ही रिश्तेदार। उन्होंने हमारी विरासत हथियाने के लिए सब कुछ किया, और मैं उस रात सब खो बैठा। माया ने हाथ अपने होठों पर रख लिया। उसकी आंखें भर आईं। देव,
देव ने अपनी आवाज़ और कठोर कर ली। उस रात से मैंने एक ही कसम खाई कि मैं अपनी ताकत वापस लेकर रहूंगा। मैं उन्हें उनकी गद्दारी की कीमत चुकवाऊंगा। माया अब सब समझ रही थी। देव की ठंडक, उसका रहस्यमयी व्यवहार, उसकी सख्ती, ये सब उसके अतीत के जख्म थे। लेकिन उसने धीरे से पूछा, तो वो फाइलें, उनमें क्या है? देव की आंखें सख्त हो गईं। वो फाइलें मेरे दुश्मनों के सबूत हैं, उनकी गद्दारी, उनके काले धंधे, उनके अपराध। अगर वो फाइल उनके हाथ लग जाए तो सब उलट जाएगा। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। तो जो लोग आज रात आए थे वो आपके परिवार से जुड़े हैं? देव ने उसकी ओर देखा। हाँ, और अब जब उन्हें पता चल गया है कि तुम मेरे करीब हो तो तुम भी उनकी नज़र में आ चुकी हो। माया वहीं जम गई, उसकी सांसें अटक गईं। मतलब अब वो मेरे पीछे भी आ सकते हैं? देव ने कदम बढ़ाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसकी आवाज में एक अटूट दृढ़ता थी। लेकिन माया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, देव, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा में नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ खड़े होकर लड़ना चाहती हूं। चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैं भागूंगी नहीं। देव ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। माया, तुम समझती नहीं, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें खून है, धोखा है, खतरे हैं। माया ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं भी वही रास्ता चुनूंगी, क्योंकि अगर आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं तो आपके दर्द का हिस्सा बनना भी मेरी जिम्मेदारी है। देव पहली बार टूटता हुआ सा लगा। उसकी कठोर परतें जैसे धीरे धीरे घुल रही थीं। उसने माया को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उस पल माया ने महसूस किया कि ये आलिंगन सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि एक स्वीकार का था। देव पहली बार किसी को अपने दर्द के इतना करीब आने दे रहा था। तुम्हें खोने से मैं डरता हूं माया, इसीलिए सच छुपाता हूं। माया ने उसके सीने से सटकर कहा, और मैं आपको खोने से डरती हूं, इसीलिए सच जानना चाहती हूं। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। बाहर हवेली अब भी सतर्क थी, गार्ड्स चौकन्ने थे। लेकिन इन दोनों के बीच अब एक नया मोड़ आ चुका था। देव ने धीरे से उसका चेहरा उठाया और कहा, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो अब पीछे मत हटना। आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो हो जाए। देव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आंखों में एक चमक लौट आई। तो फिर माया, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, अब हम दोनों की है। लेकिन उसी पल दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सर, गार्ड की घबराई हुई आवाज आई। वो लोग हमें धमकी भेज गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपने अगले 24 घंटे में फाइलें नहीं सौंपी तो माया को ले जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। माया और देव दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। देव की आंखें अब आग उगल रही थीं। उसने माया का हाथ कसकर थामा और कहा, अब खेल शुरू हुआ है और मैं कसम खाता हूं उन्हें उनकी औकात दिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। माया ने उसकी आंखों में झांककर कहा, और मैं आपके साथ हूं, हर हाल में। इस तरह हवेली की उस काली रात में दो दिलों ने सिर्फ एक दूसरे को नहीं चुना, बल्कि आने वाली हर आंधी का सामना साथ मिलकर करने का फैसला किया। मगर उन्हें क्या पता था कि असली तूफान तो अब आने वाला है।